डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान NCERT बेस्ड भूगोल सेगमेंट प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अध्याय 1 संसाधन और विकास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले 2 पार्ट में संसाधन और उसके विकास से संबंधित बातों को पढ़ लिया था। इन्हीं में हमने पृथ्वी सम्मेलन के बारे में भी कुछ बात की थी। आप लोग इनको देखिए और जानकारी लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके तीसरे पार्ट की, और ये संभवतः तीसरा और आखिरी पार्ट भी होगा, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण। पुनः उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे मृदा की परिभाषा और भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है और कौन कौन से क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है और उस मृदा में किस फसल का उत्पादन होता है। तो इसको पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो में बने रहें। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग UPPSC से संबंधित स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ज्ञान दृष्टि UPPSC को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो सबसे पहले आप भूमि निम्नीकरण की परिभाषा जान लीजिए कि भूमि निम्नीकरण क्या है। तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का नुकसान होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या हैं। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या हैं और उससे संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भूमि निम्नीकरण के हमारे पास कुछ कारण हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कारण लिखे गए हैं। पहला कारण है खनन और उत्खनन। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कोई भूमि है, हम यहाँ पर खुदाई करेंगे तो ये भूमि धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और हमारे उपयोग में नहीं रह जाएगी। इसका मतलब ये भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण कारण में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला आदि हम लोग ज़मीन से खोद कर ही निकालते हैं और विभिन्न प्रकार के खनिज भी ज़मीन से खोद कर ही निकाले जाते हैं। इसके कारण भूमि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो ये भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। कहाँ कहाँ होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये भूमि निम्नीकरण इस प्रकार का सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं अतिचारण। अतिचारण का मतलब है कि जहाँ पर पशुओं को बहुत ज़्यादा चराया जाता है। तो अगर आप पशुओं को बहुत ज़्यादा चराएंगे तो क्या होगा, वहाँ की घास खत्म हो जाएगी और जब वहाँ पे बारिश होगी तो पानी के साथ वहाँ की मिट्टी बहती चली जाएगी और वहाँ से भी भूमि धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो ये भी भूमि निम्नीकरण के एक कारण में आ सकता है। औद्योगिकरण, ये तो अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि हम लोग विकास के रास्ते में आगे बढ़ते हुए इतने अंधे होते जा रहे हैं कि प्रकृति के एक वरदान भूमि को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम लोग औद्योगिकरण के चक्कर में भूमि का अत्यधिक उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे भूमि समाप्त होती जा रही है। जैसे बड़े बड़े कारखाने बनाए जाते हैं और उन कारखानों से निकलने वाले मल इत्यादि को भूमि पर फेंक दिया जाता है, जिससे वो भूमि खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है। और आगे देखिए, कह रहा है कि औद्योगिकरण के कारण मृदा में जल स्यंदन हो जाता है। औद्योगिकरण के कारण मृदा में जल स्यंदन हो जाता है। तो ये भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण हो सकता है। तो चलिए, भूमि निम्नीकरण के आप कारण देख लिए हैं। अब हम देखते हैं भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के उपाय क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमें भूमि निम्नीकरण को कम करना है तो वनारोपण करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पेड़ लगाएंगे
तो पेड़ से छाया उत्पन्न होगी। छाया से जमीन पर पानी पूरी तरह से नहीं जाएगा, और जब जमीन पर पानी पूरी तरह से नहीं जाएगा तो वहाँ की मिट्टी बहेगी नहीं और भूमि सही तरीके से बनी रहेगी। और पेड़ की जड़ें भी जमीन में दूर तक फैली रहती हैं, जिससे वो मिट्टी को एक प्रकार से जकड़ लेती हैं, और उनके नीचे विभिन्न प्रकार की घास भी उगाती है जो कि मिट्टी को जकड़ कर रखती है, जिससे भूमि निम्नीकरण नहीं होता है। दूसरा आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चारागाहों का उचित प्रबंधन। चारागाहों का उचित प्रबंधन, तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग एक निश्चित नियम के अनुसार, एक प्रबंधन के अनुसार चारागाह बनवाएंगे तो वहाँ पर पशुओं को सही तरीके से चराया जाएगा और भूमि निम्नीकरण की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर हमारे पास कुछ मिट्टियाँ हैं, मिट्टी का ढेर बना हुआ है, अगर ये, जैसे आपके यहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है, तो चिकनी मिट्टी का ढेर है तो ये काफ़ी मजबूत बन जाता है, परंतु अगर ये बलुई मिट्टी का ढेर है या दोमट मिट्टी का ढेर है तो ये मुलायम रहता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही बारिश होती है ये कट कट कर बहने लगता है, इसका मतलब यहाँ से ये भूमि समाप्त होने लगेगी। परंतु अगर हम इसमें कटीली झाड़ियाँ लगा देंगे इसके ऊपर से, तो इसकी जड़ें इस मिट्टी को जकड़ लेंगी और वर्षा की बूंदें यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, जिससे भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। हमारे यहाँ आपको याद ही होगा या ज्ञात ही होगा कि कई प्रकार के उर्वरक उपयोग किए जाते हैं, और हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में उर्वरकों को अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना उचित समझते हैं, परंतु यह उनके लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद वह भूमि को बंजर बना देता है और वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो अगर हम लोग उस बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाते हैं तो भूमि निम्नीकरण की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जाता है। उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खनन नियंत्रण। खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अर्थात उद्योगों से निकलने वाले गंदे जल को अगर हम साफ करके उपयोग कर लें तो ये मिट्टी में नहीं मिलेगा और मृदा खराब नहीं होगी। खनन नियंत्रण करने का अर्थ यह है कि खनन का उचित प्रबंधन किया जाए, अर्थात सही तरीके से इसकी देखरेख की जाए, गलत तरीके से खुदाई ना होने पाए, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको भूमि निम्नीकरण के 4 कारण मिले हैं, तो आप इन 4 कारणों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के भी 4 उपाय या 5 उपाय आप लिख सकते हैं। पहला वनारोपण लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा चारागाहों का उचित प्रबंधन, तीसरा लिखिएगा भूमि कटाव की रोकथाम, चौथा लिखिएगा बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, पांचवा लिखिएगा खनन पर नियंत्रण करना और औद्योगिक जल का परिष्करण करना। ये प्रकार से आप लिख सकते हैं भूमि निम्नीकरण समस्या को सुलझाने के उपाय। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत में भूमि सुधार। तो भूमि सुधार सबसे पहले आप क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि सुधार क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भूमि सुधार से तात्पर्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब अनुपयोगी भूमि को उपयोगी भूमि बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम भूमि सुधार कहते हैं। तो इसका कारण कब होता है, मतलब अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग कब होता है या इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके उपयोग के लिए भूमि कम होती जा रही है। तो अतः अगर हम बंजर भूमि का सही उपयोग कर पाएंगे तो हमारे लिए ये फायदे का सौदा होगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं या विभिन्न कारणों से भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है तो भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है, अर्थात अनुपजाऊ हो जाती है और इसके उर्वरक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम कहते हैं भूमि सुधार। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत में भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? तो देखिए भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य में आपको दिखाई दे रहा है कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, वृक्ष एवं वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना, अर्थात जहाँ पर भूमि में वृक्ष नहीं है, वनस्पति नहीं है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। मृदा की पीएच क्षमता को सही करना, अर्थात इसकी अम्लीयता और क्षारीयता को कम करना। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अम्लीयता और क्षारीयता को आप कम कैसे कर सकते हैं? अगर अम्लीयता को कम करना है किसी क्षार का प्रयोग करिए, क्षारीयता को कम करना है तो किसी अम्ल का प्रयोग करिए, क्योंकि आप लोग उदासीनीकरण की प्रक्रिया जानते हैं कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल होता है। ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है भूमि में जैव रासायनिक तत्वों के संतुलन को सही करना, अर्थात भूमि में हमारे पास
जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित प्रतिशत मात्रा में होने चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो अतः अगर इनका संतुलन सही नहीं है तो आप अपने मिट्टी की जांच कराइए और उनका संतुलन सही करने के लिए उर्वरकों को उचित मात्रा में भूमि में मिलाइए। तो ये कुछ प्रकार थे जो कि भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो आपसे सवाल में क्या पूछा जा सकता है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं और भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आप परिभाषा लिखिएगा और ये प्रकार लिख सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब आज का हमारा अगला टॉपिक शुरू होने वाला है मृदा। मृदा क्या है? मृदा क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे और फिर भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मृदाओं के बारे में, और हम उनको मानचित्र की सहायता से भी देखेंगे। तो चलिए अब लोग अगला टॉपिक अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब आप ध्यान दीजिए, अगली हेडिंग शुरू होती है मृदा संसाधन। तो मृदा एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है और इसके लिए हमें कुछ चुकाना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने लायक इसमें है कि मृदा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अर्थात अगर आपसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पूछे जाते हैं तो आप नवीकरणीय संसाधन में मृदा को भी रख सकते हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि मृदा बनती कैसे है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे लिखा है मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो चलिए हम लोग पहले मृदा की एक अच्छी सी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए पहले एक साधारण परिभाषा तो आप लिख सकते हैं, जैव और अजैव पदार्थों से मिलकर बना वह पदार्थ, जैव और अजैव पदार्थों से मिलकर बना वह पदार्थ जो पृथ्वी की ऊपरी सतह को कवर करता है मृदा कहलाता है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग एक दूसरी परिभाषा भी मृदा की देख लेते हैं जो कि आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए उस परिभाषा को हम लोग ध्यान देते। तो आप इस परिभाषा को ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इसमें, धरातल पर प्राकृतिक तत्वों के समुच्चय जिनमें जीवित पदार्थ और पौधों को पोषित करने की क्षमता पाई जाती है मृदा कहलाती है। अर्थात मिट्टी जो है, अर्थात मृदा जो है प्राकृतिक तत्वों का एक समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थ और पौधों को पोषित करने की क्षमता पाई जाती है। तो आप क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय जिसमें जीवित पदार्थ और पौधों को पोषित करने की क्षमता पाई जाती है मृदा कहलाती है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। और हम लोग देखें तो मृदा जो है भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है। मृदा जो है भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है जो कि चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से बनती है। तो आप लोगों को यहाँ पर दो नए शब्द मिल गए, अपक्षय और अपरदन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये अपक्षय और अपरदन क्या हैं। अपक्षय और अपरदन क्या हैं? तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपक्षय और अपरदन को जान लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपक्षय और अपरदन की परिभाषा लिख सकते हैं। अपक्षय और अपरदन की परिभाषा लिख सकते हैं। तो अपक्षय क्या है? विभिन्न भौतिक या रासायनिक या जैविक या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भौतिक, रासायनिक, जैविक या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो आप इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। जबकि अपरदन को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अपरदन को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्या होगा? भौतिक, रासायनिक, जैविक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा टूटे हुए चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। तो अपरदन की प्रक्रिया में प्रमुख योगदान पवन और जल का होता है। क्यों? क्योंकि जब हवा चलती है तो टूटी हुई चट्टानें अपने स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, और जल के द्वारा तो आप जानते ही होंगे कि एक जगह का पदार्थ दूसरी जगह पर बहकर चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि अपक्षय क्या है और अपरदन क्या है। तो आप बताइए कि पहले अपरदन होगा कि अपक्षय होगा? तो इसका उत्तर मिलेगा कि पहले अपक्षय होगा। क्यों? क्योंकि अपक्षय का मतलब है जैसे कि एक चट्टान है, ये अपनी जगह पर टूट गया है और टूटने के बाद इस प्रक्रिया को हम कहेंगे
अपक्ष है। टूटने के बाद हम इस प्रक्रिया को कहेंगे अपक्ष है। लेकिन ये पानी या हवा के द्वारा अपने स्थान से बहकर यहाँ पर चला आया, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अपर्दन। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अपर्दन। तो इसी तरह से मृदा का निर्माण होता है, जो कि भूमि की ऊपरी परत को बनाता है। तो चलिए अब हम लोग आज शुरू करते हैं मृदा के प्रकार, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रकार की मृदाएं, जिसे मैं आपको एक सारणी की सहायता से पहले समझाऊंगा और आप इस सारणी को अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग अलग से इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले मृदा के वर्गीकरण से संबंधित सारणी को ध्यान में रखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर सारणी में कुछ प्रकार की मिट्टियाँ दिखाई दे रही होंगी। जैसे यहाँ पे है जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, लैटेराइट मृदा, और उसके नीचे लाल और पीली मृदा, फिर पीट मृदा, और उसके बाद आया है शुष्क मृदा। और हमारे पास दो प्रकार की अन्य मृदाएं भी हैं, जिसमें वन अथवा पहाड़ी मृदा है और सबसे लास्ट लवड़ी मृदा है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके पास मिट्टी के कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार यहाँ पर हैं और बाकी के 2 प्रकार यहाँ पर हैं। तो मिट्टी के 8 प्रमुख प्रकार हैं जिनका हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो चलिए हम इनका एक सारणी की सहायता से अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर मैं इस सारणी में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इस सारणी में 4 खाने बने हुए हैं। जैसा कि पहले खाने में आप देख सकते हैं कि मिट्टी लिखा हुआ है, अर्थात कौन से प्रकार की मिट्टी है और वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, और उस मिट्टी में किन किन तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है, और इसमें किन किन फसलों का उत्पादन होता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा। ये मृदा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, जो कि उत्तरी मैदान से संबंधित क्षेत्रों में पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि के मैदानों से निर्मित होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि आप इसमें कुछ राज्य याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये मानचित्र में भरने के लिए भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा से संबंधित 2 क्षेत्रों को दर्शाइए। तो आप इसमें राज्यों को याद कर लीजिए, असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और गुजरात में। ये बात को ध्यान दीजिएगा, आपको इसको याद कर लेना। अभी मैं आपको इसको मानचित्र में भी दिखाऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या क्या उपस्थित होता है। तो उपस्थिति में देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें रेत होता है। तो नॉर्मली सभी प्रकार की मिट्टी में रेत पाया जाता है। सिल्ट जो कि चिकनी मिट्टी के प्रकार को बनाता है। इसमें पोटाश पाया जाता है। फास्फेट की कमी होती है। देखिए फास्फेट पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे ऑप्शनल सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे जितनी प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे सब में ह्यूमस कम ही होता है। एक मृदा जो है उसमें ह्यूमस अधिक होता है। आप इस सारणी को देखते जाइए, अभी आपको खुद पता लग जाएगा। और इसमें उत्पादन किन किन पदार्थों का होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में किन किन फसलों का उत्पादन होता है, तो गेहूँ, मक्का, गन्ना, दाल, तिलहन जो हमारे यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अब गेहूँ बुआई का समय चल रहा है। गन्ना, दाल, तिलहन और मक्का, ये सब जलोढ़ मृदा में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर, काली मृदा। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा का प्रकार है। क्यों? क्योंकि ये कपास का उत्पादन के लिए प्रमुख मानी जाती है। याद रखिएगा काली मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? कपास का। तो कहाँ कहाँ पर है ये? गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। तो आपको यहाँ से एक स्ट्रक्चर भी मालूम चल रहा होगा कि कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए ह्यूमस की कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। चूना और कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। चूना और कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं। अगली मिट्टी देख लीजिए, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी ये बनती कैसे है? उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? अगर हम देखें तो ये
सामान्यतया दक्षिण भारत में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो आप देखिए इसमें उत्पादन क्या क्या होता है। काफ़ी, काजू और चाय। जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश की किताब में पढ़ा होगा कि कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है वो काफ़ी के नाम से या काफ़ी के क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर काजू, चाय और कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। क्या क्या पाया जाता है इसमें देख लीजिए आप। नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस कम मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस कम मात्रा में होते हैं, जबकि लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये कुछ लाल कलर का दिखती है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। लैटराइट मृदा कुछ लाल कलर की दिखती है, इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो अब तक जो हमने तीनों प्रकार की मृदाएं देखी, तीनों में ह्यूमस की कमी होती है। अब देखिए आप लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, इसमें भी लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये भी लाल कलर का दिखता है, परंतु जब इसमें थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो यह पीले रंग का दिखने लगता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है? तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सामान्यतया ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और कुछ बीच के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए इसमें भी ह्यूमस की कमी है। तो ह्यूमस क्या है, अभी मैं इसकी परिभाषा की चर्चा आगे कर रहा हूँ सारणी के बाद में। अब देखिए अगली मृदा जो है पीठ मृदा। पीठ मृदा, तो ये पीठ मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है? देखिए उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है और बिहार में है। इसका नाम ही देखिए जैविक मृदा है। इसमें लिखा है ह्यूमस की अधिकता, मतलब यहाँ से आपको कुछ कुछ अंदाजा लग गया होगा कि ह्यूमस क्या है। इसका नाम है जैविक मृदा। तो ह्यूमस जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अभी मैं आपको इसकी परिभाषा अलग से भी बता रहा हूँ, ये बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको कहा गया है जैविक मृदा। यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है ये? किस प्रकार के क्षेत्रों में? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये उत्पन्न होती है। अगला देखिए शुष्क मृदा। क्या है? शुष्क मृदा। आप इसको ध्यान दीजिए। शुष्क मृदा कहाँ पर पाई जाएगी? जाहिर सी बात है जहाँ पर वर्षा कम होगी। इसे मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। कहाँ पर पाई जाएगी? राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है। उत्तरी गुजरात, अर्थात जो एरिया राजस्थान से लगा हुआ है, हरियाणा का जो एरिया राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ पर भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। इसमें नमक की अधिकता होती है, अर्थात यहाँ पर अगर पानी मिलाकर उसको छान दिया जाए तो उसमें नमक की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें भी देखिए नमी और ह्यूमस की कमी होती है। क्योंकि वर्षा की कमी है इसलिए नमी की भी कमी है, और अगर नमी नहीं है तो ह्यूमस भी नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या पैदा हो सकता है? मक्का, बाजरा, दाल और गेहूँ। तो आप लोग उत्पादित फसलों को याद रखिएगा। इन दो सारणियों में हमने फसलों के उत्पादन को नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन संबंधी फसलों का कोई जानकारी नहीं मिली है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। शेष बची हुई दो मृदाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं, वन मृदा या पहाड़ी मृदा। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका नाम से यह स्पष्ट है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती होगी। तो पहाड़ी क्षेत्र जो भी होंगे आप उनको याद कर लीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, आप ये सब याद कर सकते हैं। इसमें उपस्थित क्या क्या होती है? तो ये अम्लीय होती है, ह्यूमस रहित होती है, अर्थात ह्यूमस इसमें भी नहीं पाया जाता है। क्या क्या पैदा होगा? मसाला, चाय और कॉफ़ी। अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा होती है वहाँ पर मसाला, चाय और कॉफ़ी पाई जाती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो चाय की खेती होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही की जाती है, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, क्योंकि चाय की खेती को पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुक गया तो चाय की फसल बर्बाद हो जाती है। आगे देखिए अंतिम मृदा जो है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा ये ऊसर भूमि भी कहलाती है, अर्थात अनुपजाऊ होती है, मतलब इसमें किसी भी फसल का उत्पादन नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है लवणीय मृदा के साथ, एक इम्पॉर्टेंट बात है लवणीय मृदा के साथ, क्या कि ये जिप्सम डालकर इसकी लवणता को कम किया जा सकता है और इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें भूमि सुधार जो अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो उसमें इस प्रकार की मृदाओं को उपयोग में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें भी नमक की अधिकता होती है और ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास 8 प्रकार की मृदाएं हैं, जिसमें केवल एक प्रकार की मृदा अर्थात पीट या जैविक मृदा में ह्यूमस पाया जाता है, अन्यथा सभी प्रकार की मृदाओं में ह्यूमस की कमी ही होती है।
तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये ह्यूमस क्या है, क्योंकि बार बार मैंने कहा कि आप इसको जरूर ध्यान दीजिए, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये ह्यूमस क्या है, अब हम लोग ह्यूमस के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आप ह्यूमस की परिभाषा देख लीजिए। ह्यूमस की परिभाषा क्या है? मिट्टी में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। मिट्टी में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस मिट्टी का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, अर्थात मिट्टी की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक ह्यूमस होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यह मृदा को क्या बनाता है? सरंध्र बनाता है। सरंध्र मतलब एक प्रकार से फुलफुला बनाता है। जैसे आप लोग फोम को बात कर सकते हैं, जो कि फुलफुला होता है, उसके बीच में जगह होती है। तो ये जो ह्यूमस होता है मिट्टी को फुलफुला बनाता है, जिससे उसमें वायु और जल आसानी से प्रवेश कर सकता है। अगर वायु और जल प्रवेश नहीं करेगा तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी। ह्यूमस की मात्रा के आधार पर ही मृदा के कई प्रकार बनाए जाते हैं, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ साल में आपके खेतों में गोबर की खाद आदि फेंकी जाती है, तो गोबर की खाद में भी ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है और उससे हमारी मृदा में भी ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने ह्यूमस जान लिया। ह्यूमस क्या है? मिट्टी में जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, आप लोग एक ढैंचा का पेड़ का नाम सुने होंगे, जो कि कभी कभी खेतों में बोया जाता है। ये एक जैविक खाद का कार्य करता है। जैविक खाद भी एक प्रकार से ह्यूमस निर्माण में सहायक होता है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करें कि कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, जैसे पेड़ पौधों में तो आप भोजन जानते ही होंगे। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है और वह बाद में सेलुलोज के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना? और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये ग्लूकोज और सेलुलोज कार्बनिक पदार्थ ही हैं। इसका मतलब जब ये मिट्टी में जाते हैं तो सड़ गल जाते हैं और यही क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। तो आप लोगों ने ह्यूमस की परिभाषा को भी जान लिया और कहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है और किस में ह्यूमस कम पाया जाता है, आपने इस बात को भी देख लिया। अब हम लोग सभी प्रकार की मृदाओं का अध्ययन एक बार विस्तार पूर्वक कर लेते हैं कि आपको अगर किसी मृदा के बारे में लिखने को आया तो आप क्या लिखेंगे। वैसे मैंने आपको जो सारणी बताई है, अगर आप उतना ही लिख देंगे तो भी बहुत है। क्या आपको लिखना है कि जलोढ़ मृदा ये इस क्षेत्रों में पाई जाती है, आप इसको लिख दीजिएगा। इसमें इनकी अधिकता होती है और इसकी कमी होती है और इसमें इन फसलों का उत्पादन होता है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपके लिए ये बहुत है। फिर भी मैं एक बार आपको किताब से दिखा देता हूँ कि उसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। फिर हम लोग प्रश्न उत्तर करते समय कुछ प्रकार की मृदाओं में अंतर को भी देख लेंगे, जिससे आप लोग मृदा में अंतर जान जाएंगे तो सीधा प्रश्न उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख ले। तो चलिए आप लोग एक नज़र इधर भी देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा, तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है, जो जलोढ़ मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। यह लगभग भारत के 45.6% भाग में विस्तृत है, अर्थात मान के चलिए लगभग पूरे भारत के आधे भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसकी उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसकी उर्वरता ज़्यादा क्यों होती है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है वहाँ पर कृषि अधिकता में होती है। सीधी सी बात है, अगर उर्वरक क्षमता ज़्यादा है तो वहाँ पर कृषि भी ज़्यादा होगी और यहाँ पे घनी जनसंख्या भी होगी। सीधी सी बात है, अगर जहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं वहीं पर लोग जाना पसंद करेंगे। जैसे एक आप ध्यान दीजिए कि आप लोग कहीं निमंत्रण में गए हुए हैं और दो स्टॉल लगे हुए हैं। एक जगह पर आपको केवल कचौड़ी और सब्जी मिल रही है, दूसरी जगह पनीर की सब्जी है, कचौड़ी भी है और रसगुल्ला भी है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ पर आपको ज़्यादा आइटम मिलेंगे आप वहाँ पर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कृषि ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्र लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पूरा पैराग्राफ पीछे देख चुके हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि उत्तरी मैदान के अतिरिक्त राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई है। उसके बाद इसमें देखिए रेत, सील्ट, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो दो भाग में बांटी जाती है। जलोढ़ मृदा
दो भाग में बांटी जाती है। आप इसको जरूर याद रखिए। मैं अभी आपको इसका अंतर भी दिखा देता हूँ। जलोढ़ मृदा दो भाग में होती है, पहला बांगर और दूसरा खादर। पहला बांगर और दूसरा खादर। यहाँ पे लिखा हुआ है पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। जैसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ से देखिए एक नदी बहती हुई जा रही है, इतनी पतली नदी बहती हुई जा रही है, और आप जानते ही हैं कि नदियों में हर साल बाढ़ आती है। तो अगर बाढ़ आएगी तो इसका पानी ऐसे इस तरह से यहाँ तक बह के आ गया है, यहाँ तक पहली बार यहाँ तक बह के आ गया। आप देखिएगा इस साइड में यहाँ तक बह के आ गया है इसका पानी, और जब इसका पानी यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पर उस नदी के पानी के द्वारा कुछ न कुछ पदार्थ बहाकर लाए गए होंगे। तो इस प्रकार ये जो मिट्टी का निर्माण हुआ है इसे ही हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। तो अब देखिए इस साल जो बाढ़ आई उससे पानी इधर से लेकर इधर तक भर गया, परंतु अगली साल जब बाढ़ आई तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, नदी ऐसे बहती हुई जा रही थी, लेकिन अगली साल बाढ़ कम आई और पानी केवल यहीं तक पहुंचा, यहाँ तक। आगे के हिस्से में पानी नहीं पहुंचा है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जलोढ़ मृदा तो थी लेकिन इस बार उसका निर्माण नहीं हुआ। ये मृदा पिछले बार की ही रह गई, परंतु ये मृदा का निर्माण पुनः इस बार भी हुआ है। ये मृदा का निर्माण पुनः इस बार भी हुआ है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो खादर है, खादर ये नवीन जलोढ़ मृदा है, अर्थात जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचता रहता है वो है नवीन जलोढ़ मृदा। जबकि जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है, जहाँ पर कभी एक साल बाढ़ आ गया था परंतु 5 साल 10 साल तक बाढ़ नहीं आया, तो उसको पुरानी जलोढ़ मृदा हम कहते हैं। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें उपजाऊ कौन सी ज़्यादा होगी, उपजाऊ कौन सी ज़्यादा होगी। तो आप सीधा सीधा समझिए कि जहाँ पर हर साल बाढ़ आ रही है वहाँ पर हर साल मिट्टी अर्थात नदी का पानी कुछ न कुछ पदार्थों को बहाकर ला रहा है, इसीलिए इसका उपजाऊपन अधिक होगा। जबकि इस प्रकार की मिट्टी का उपजाऊपन कम होगा, जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो बांगर क्या है, जहाँ पर एक साल बाढ़ आ गई और कई साल तक बाढ़ नहीं आई तो वहाँ पर उत्पन्न हुई मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर। जबकि जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है वहाँ की मृदा को हम कहते हैं खादर। तो चलिए हम इन दोनों प्रकार की मृदाओं में अंतर को भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है बांगर और खादर में अंतर। तो कुछ बताने वाला है नहीं इसमें, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और जो नया मैदान है उसे हम खादर कहते हैं। तो वही तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर नदियों का बार बार बाढ़ का पानी आता रहता है उसे खादर कहा जाता है, और जहाँ पर लंबे समय तक पानी नहीं पहुँचता है उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है ना। तो आप इस अंतर को उतार सकते हैं। चलिए उतार लेंगे आप इस अंतर को। मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ कि यह मैदान का ऊंचा भाग है जहाँ पर नदियों का बाढ़ अब नहीं पहुँच पाता, अर्थात बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता है। एक बार बाढ़ आ गया लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल हमेशा पहुँचता रहता है। इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या है कि जलोढ़ मृदा है, अर्थात हमेशा नया नया पानी आ रहा है, इसीलिए ये उपजाऊ ज़्यादा होती है, जबकि ये कम उपजाऊ होती है, जबकि ये कम उपजाऊ होती है। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिससे उसमें कृषि नहीं की जाती है। अगर आप इसकी अम्लीयता को कम करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई क्षार मिलाइए और इसकी अम्लीयता को कम कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लिखा है तलछट का जमाव सब जगह एक साथ नहीं मिलता है, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, बाढ़ का पानी आया, कहीं पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया, कहीं पर कम इकट्ठा हुआ, निक्षेप कहीं पर ज़्यादा छूट गए, कहीं पर कम छूट गए, इसलिए अलग अलग प्रकार के भौतिक लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें 3 अंतर तो प्रमुख रूप से याद कर ही सकते हैं। यह पुराना जलोढ़ है या नया जलोढ़ है। यहाँ पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचता है। इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, इसमें कमी होती है, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिया नहीं है। इसका जो भाग है बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी आता रहता है, जबकि ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। तो इस प्रकार से आप बांगर और खादर में अंतर लिख सकते हैं। तो चलिए अब मृदा का अगला प्रकार देखते हैं, काली मृदा। तो चलिए अब हम देखते हैं काली मृदा। मैं आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट मिट्टियाँ हैं उनका मैं विस्तार दिखा दे रहा हूँ, बाकियों का आपको विस्तार जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखिए काली मृदा। तो काली मृदा को रेगुर या काली कपास मृदा भी कहते हैं। तो आप इसका नाम जरूर लिख लीजिएगा कि रेगुर मृदा क्या है। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहते हैं और कपास इसमें पैदा होता है, इसीलिए काली कपास मृदा भी इसे कहा जाता है।
तो आप आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यह, हाँ तो आगे देखिए, यह मृदा जो है दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। जो भारत का मध्य का हिस्सा है उसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनके पठार को दक्कन का पठार भी कहा जाता है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार का उपस्थिति सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा है दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा में भी पाई जाती है। आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप इसमें नीचे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह मृदा महीन कण अर्थात मृत्तिका से बनती है। यह मृदा गर्म और शुष्क मौसम में दरार से युक्त हो जाती है, जिससे इसमें अच्छी तरह से वायु प्रवेश कर जाती है, और गीली होने के बाद यह मृदा क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, जिससे इसकी जुताई करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ खास नहीं मिला है। आप लाल और पीली मृदा देख लीजिए। इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग जो होता है लाल होता है। कहाँ कहाँ क्षेत्रों में पाई जाती है इसको आपको मैंने पहले ही बता दिया है। जब यह मृदा जलयोजन करती है अर्थात ये जल से जुड़ती है तो यह कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। ये मैंने आपको वहाँ भी बता दिया था। अब आप देख लीजिए लैटेराइट मृदा, ये आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लैटेराइट मृदा। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये ग्रीक शब्द लेटर से बना हुआ है, आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। यह जो है निछालन प्रक्रिया के द्वारा बनती है। लैटेराइट मृदा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। जैविक पदार्थों के सड़ने के कारण ही ह्यूमस का निर्माण होता है। अब जब इसको सड़ने का मतलब है इसको अपघटित होना, अपघटित करने वाले बैक्टीरिया ही उच्च तापमान के कारण खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए इसमें ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पाता है। यह एक अनुपजाऊ मृदा होती है, परंतु इसमें खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी कहाँ पर पाई जाती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला नंबर है मरुस्थलीय मृदा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इस मिट्टी को एक मानचित्र की सहायता से देख लेते हैं। मानचित्र में आपको विस्तार पूर्वक क्षेत्र पता लग जाएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। राज्य तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक बार मानचित्र में देख लीजिए तो आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, जिससे मैं आपको बाद में मैपिंग कराऊंगा तो समझने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो एक बार आप मैप देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं मृदा अपरदन की, और आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो हमको भारत का मानचित्र दिख रहा है, पूरा तो अभी नहीं दिख रहा है, मैं आपको अभी पूरा दिखा रहा हूँ। आप पहले इसमें देखिए 6 प्रकार की मृदाओं की बात की गई है और उससे संबंधित क्षेत्रों की बात की गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो क्षेत्र है वन मृदा का है, जो कि इस तरह से गाढ़ा काला किया होगा। जो डॉटेड लाइन से बना होगा वो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होगा, और जो डॉट डॉट से ऐसे बना होगा वो होगा लाल पीली मृदा, और पूरा जो लाइन भर के खींचा गया होगा वो काली मृदा। और लैटेराइट मृदा का भी क्षेत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हल्का है। जो वन मृदा है, वन मृदा से थोड़ा सा हल्का क्षेत्र है लैटेराइट मृदा, और उससे भी थोड़ा हल्का है शुष्क मृदा का क्षेत्र। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप इस मानचित्र में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार। अब आप इस तरह से मानचित्र को देखिए तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसमें सबसे ऊपर देखिए आपको एकदम गाढ़ा काला किया हुआ है ये एरिया, तो ये वन मृदा हो गई है। उसके बाद आप डॉट डॉट लाइन में देखिए जलोढ़ मृदा, ये यहाँ से देखिए इधर के एरिया से शुरू हुई है, जैसा कि मैंने आपको नाम से ही बता दिया था। इन एरिया में पाई जाती है कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। अब बाकी देखिए लाल और पीली मृदा ये एरिया में पाई जा रही है, ये सब एरिया में लाल और पीली मृदा पाई जा रही है। उसके बाद आप देखिए काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है। तो जैसा आपको बताया गया कि काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है गुजरात में, उसके बाद पाई जाती है मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तो आपको जैसा मालूम होगा ये गुजरात का एरिया है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, और ये मध्य प्रदेश का एरिया है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जा रही है, और इसमें कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको रेगुर या कपास मृदा भी कहा जा रहा है। फिर आप
लैटेराइट मृदा देख सकते हैं। लैटेराइट मृदा हल्के रंग से दिखाई गई है और फिर लास्ट में शुष्क मृदा आपको यहाँ पर दिख रही है। ये एरिया हमारा लैटेराइट मृदा का है। ये एरिया भी लैटेराइट मृदा का हो सकता है क्योंकि ये हल्का काला है। ये भी है लैटेराइट मृदा, लेकिन ये सबसे हल्का है, इसीलिए ये कैसी मृदा है? शुष्क मृदा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ किस किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अभी जब हम लोग मानचित्र करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर उपस्थित है। तो आप इस मानचित्र से जब उसका कंपेयर करेंगे तो आराम से पता कर लेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं मृदा अपरदन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है मृदा के प्रकार कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसमें उत्पादन क्या होता है। अब मृदा अपरदन क्या है? मैंने आपको अपरदन की परिभाषा तो पहले ही बता दी। अब हम पढ़ते हैं मृदा अपरदन। तो चलिए अब देखिए मृदा अपरदन क्या है। तो मिट्टी का कटना और उसका एक जगह से बहकर दूसरी जगह चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटना और उसका एक जगह से बहकर दूसरी जगह चला जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो मृदा अपरदन के कारण हम लोग ध्यान देते हैं, फिर मृदा संरक्षण हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मृदा अपरदन के जो कारण हैं उसको दो हिस्से में बांटा जाता है। आप चाहें तो इसको दो कॉलम बना के लिख सकते हैं। इधर अपरदन लिखिएगा और एक कॉलम बनाइएगा इधर प्राकृतिक कारण और इधर मानवीय कारण। कौन कौन सा कारण? मानवीय कारण। तो आप देख लीजिए प्राकृतिक कारण में कौन कौन आ रहा है। वायु अपरदन आ रहा है, वायु अपरदन के बाद आ रहा है जल अपरदन, जल अपरदन के बाद आप देखिए मानवीय कारण आ रहा है। मानवीय कारण में आपको बहुत सारे कारण पता चल जाएंगे, अभी हम आप इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है। वायु अपरदन में प्राकृतिक कारण कौन कौन सा होगा? वायु अपरदन और जल अपरदन। तो देखिए प्राकृतिक कारण में वायु अपरदन आएगा और क्या आएगा? जल अपरदन आएगा। तो वायु अपरदन क्या है? वायु द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र के मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायु या पवन अपरदन कहलाती है। तो सीधी सी बात है, हवा के द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाने की प्रक्रिया पवन अपरदन कहलाती है। ये कब होता है? जब सूखे वाले क्षेत्र में हवा बहुत तेज चलती है। जैसे हमारे यहाँ देखिए गर्मी में जब तेजी से लू चलती है तो मिट्टी तेजी से उड़ने लगती है और एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बैठ जाती है, जिससे आपको रोज रोज झाड़ू लगाना पड़ता है। ये भी एक मृदा अपरदन का उदाहरण ही है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर आया जल अपरदन। तो क्या हुआ? बहते हुए जल के कारण मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जल अपरदन कहलाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि जब ऊपरी सतह जल में घुल कर बह जाती है तो इसे चादर अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? चादर अपरदन कहते हैं। लेकिन जब बहते हुए जल के कारण विभिन्न प्रकार की नालियां बन जाती हैं तो उसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से जल अपरदन और मृदा अपरदन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मानवीय कारण में क्या क्या आता है। तो मानवीय कारण तो बहुत सारा हो जाएगा, जैसे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण हम लोग बहुत जगहों पे खुदाई करके छोड़ देते हैं, जिससे मृदा का अपरदन होने लगता है। वन उन्मूलन, अगर हम वन को काट देंगे तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वन काटने के कारण भूमि जो होती है धूप के सीधे प्रभाव में आती है और वहाँ की मिट्टी सूख जाती है और धीरे धीरे उखड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है। अगर आप अत्यधिक चराई करते हैं तो भी क्या होगा कि मृदा का अपरदन होने लगेगा। तो चलिए इस प्रकार से आपने देखा कि मृदा अपरदन क्या है और उसके कारण कौन कौन से हैं, प्राकृतिक और मानवीय कारण कौन कौन से हैं। अब देख लीजिए मृदा संरक्षण के उपाय। तो अगर आपको मृदा को संरक्षित करना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, जो आपने वनों को काटा था उसको आप लगाइए, आपने बहुत ज़्यादा चराई कराई थी उसको रोकिए, आप सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा दीजिए। सीढ़ीदार खेती में पानी रुकेगा नहीं, पानी बहता चला जाएगा, जिससे क्या होगा वहाँ पर खेती की आसानी से उपलब्धता हो जाएगी। और संरचनात्मक बांध बनाकर, जैसे यहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है तो वो साथ में मिट्टी को भी ले जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक बांध टाइप का बना दीजिए जिससे मिट्टी रुक जाए और ऊपर से पानी बहता हुआ निकल जाए। ये प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मृदा संरक्षण हो जाएगा। अब देखिए मृदा अपरदन से कुछ हानियाँ भी दी गई हैं, इसको भी थोड़ा सा आप नज़र डाल लीजिए। फिर आज हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम लोग अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है मृदा अपरदन से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो सीधी बात है, अगर मृदा बह जाएगी तो देखिए मिट्टी की अगर ऊपरी परत बह जाएगी तो इसका मतलब उपजाऊ भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। यहाँ पर भूमि अनुपजाऊ हो गई अर्थात बंजर हो गई। ये बात को ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है
आकस्मिक एवं भीषण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अगर मृदा अपरदन होगा तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे खत्म होती है और वहाँ पे एरिया धीरे धीरे जमीन से नीचे जाने लगता है, और वहाँ पर जब बाढ़ का पानी आता है तो लंबे समय तक इकट्ठा रह जाता है, जिससे बाढ़ के प्रकोप से होने वाली बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि बालू के जमा होने के कारण नदियों, नहरों और बंदरगाहों के मार्ग बंद हो जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जब मिट्टी पानी के साथ बहती हुई जाएगी तो नदियों में जाएगी, नदियों के साथ बहते हुए समुद्र में जाएगी, और धीरे धीरे एक एक जगह पे इकट्ठा होती जाएगी, और जब जगह पे इकट्ठा होती जाएगी तो वहाँ की ज़मीन ऊंची होती जाएगी, और वहाँ से नहर आगे जाना बंद कर देगी या नदियाँ अपना रास्ता बदल देंगी। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, सूखे की लंबी अवधि के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। कुएं, नलकूप और ट्यूबवेल का जल स्तर नीचे गिर जाता है, जिससे सिंचाई में क्या आती है, बाधा आती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार की हानियाँ हो गई। आप इसको केवल पढ़ लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे आप मृदा अपरदन और उसके कारण आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर सकते हैं, और उसके बचाव के उपाय भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा पहला अध्याय संसाधन और विकास समाप्त होता है। अब हम लोग कल से अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक आज के लिए आप इसको पढ़िए और मस्त रहिए, चीज़ों को तैयार करते रहिए। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसकी तैयारी करते रहिए। जाने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करिए, और उनसे भी बोलिए कि आप अपने मित्रों से शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।